स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का आज अपने चैनल में स्वागत करता हूं। कल मैं आप लोगों को वृषण के बारे में पढ़ाया था, कुछ आप लोगों को बताए थे वृषण से रिलेटेड और कुछ फिगर भी बताए थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वृषण का टोटल लेकर आया हूं और वृषण के बारे में आज आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर आप लोग का फिगर बनाए हुए हैं वृषण का। ये आप लोग का जो फिगर है, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? एक वृषण का नामांकित चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो वृषण जो पाया जाता है, ये ज्यादातर ये जो वृषण पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाए जाते हैं। वृषण किसमें पाए जाते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं। और देखिए ये वृषण का एक फिगर बना हुआ है जिसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं वृषण के बारे में। तो देखिए वृषण जो पाया जाता है ये नीचे की ओर पाया जाता है। वृषण कहाँ पाया जाता है? नीचे की ओर। और देखिए क्या कहा जाता है वृषण में कि जो वृषण होता है ना, श्रोणी क्षेत्र में क्या होता है? स्थित होता है। श्रोणी क्षेत्र का मतलब होता है कि दोनों जांघों के नीचे, यानी उदर गुहा यानी पेट के जस्ट नीचे और दोनों जांघों के बीच को क्या कहते हैं? श्रोणी क्षेत्र कहते हैं। श्रोणी क्षेत्र किसे कहते हैं? दो यानी हमारे जो पेट होते हैं ना, पेट के जस्ट नीचे और दोनों जांघों के बीच को श्रोणी क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो होता है श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है और ये जो वृषण होता है एक जोड़े के रूप में पाया जाता है। वृषण क्या होता है? एक जोड़ा के रूप में पाया जाता है, जो कहां होता है? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्या होता है? स्थित होता है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा जाता है कि वृषण, हम सिर्फ वृषण का बात कर रहे हैं अभी। ये जो वृषण है ये क्या है? एक वृषण है, ठीक है। यह पुरुषों में एक जोड़े के रूप में पाया जाता है और इसका जो आकार होता है एक अंडे के समान का होता है। पुरुषों में वृषण का आकार कैसा होता है? एक अंडे के समान होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बात है कि वृषण जो होता है ना पुरुषों में एक अंडे के आकार का समान होता है और इसकी जो लंबाई होती है, ध्यान दीजिएगा, वृषण की जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो होती है ना 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। चलिए अब यहां पर कहा जाता है कि वृषण कोश को तापमान की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान इसको थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए था ना। कहता है यहां पर कि वृषण कोश तापमान को शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है? कम करता है। यानी कि अगर हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, या सेल्सियस में है, सेंटीग्रेड में 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98, ठीक है। क्या है? 98 अगर हमारे डिग्री का अगर तापमान है तो उससे 2 से क्या करेगा? 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह कम रखेगा, ठीक है। क्या कौन करता है? वृषण कोश। यानी कि हमारा जो वृषण जो होता है ना, ये जो हमारा वृषण है एक वृषण कोश के अंतर्गत क्या रहता है? बंद रहता है, यहां से यहां तक। और ये जो इतना जो लाइन जा रहा है और ये जो आप देख रहे हो ना, ये और यहां से ये एक वृषण कोश है जो उसके अंदर बंद रहता है, ठीक है। यानी कि वृषण को जो वृषण किसके अंतर्गत पाया जाता है? वृषण कोश के अंतर्गत पाया जाता है। वृषण कोश में बंद रहता है, ठीक है। और एक क्या होता है? एक पतली उपकला से ढकी होती है। क्या होता है? पतली उपकला से क्या होती है? हमारा जो वृषण होता है वो पूरी तरह से ढकी रहती है। एक बहुत पतली एक क्या होता है? चमड़ी पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों ढकी होती है? क्योंकि यह जो होता है ना शुक्राणु जनन के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। यानी शुक्राणुओं के जनन के लिए ये जो होता है ना, जो वृषण कोश होता है पाया जाता है। अगर वृषण कोश अगर नहीं पाया जाएगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। चलिए पांचवा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ना,
पांचवा पॉइंट कहा जाता है कि प्रत्येक वृषण जो होते हैं ना 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष? 250 कक्ष, जिन्हें वृषण पालिका कहा जाता है। 250 कक्ष जो पाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? वृषण पालिका। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक क्या है? एक वृषण का आकार है, और इस वृषण में क्या है? 250 वो कक्ष बना हुआ है। इस वृषण में क्या बना हुआ है? 250 कक्ष। इसमें कितने कक्ष हो जाएंगे? 250 कक्ष होंगे इसमें। तो कितने कक्ष है? 250 कक्ष। और इन्हीं 250 कक्षों को क्या कहा गया है? वृषण पालिका कहा गया है। वृषण पालिका। इसमें क्या पाया जाता है? 250 कक्ष पाया जाता है, और उसी जो 250 कक्ष होते हैं, इस सभी को हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि वृषण जो होता है ना, श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि एक जोड़ा वृषण होता है, ठीक है, जो कहां पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर, या उदर गुहा के बाहर यानी पेट से बाहर पाया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? जिसे वृषण कोश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, वयस्कों में यानी कि जो 15 साल 16 साल 18 साल, ठीक है, जो वयस्क होते हैं, जो हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वयस्क किसे कहा गया है? जो बुजुर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लगभग 40 क्रॉस कर जाता है, 40 साल से ऊपर की जब उनकी आयु हो जाती है ना, तो उनमें जो पाया जाता है वृषण की जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है उनकी लंबाई, और उनकी जो चौड़ाई हो जाती है कितने? 2 से 3 सेंटीमीटर। और वृषण कोश में जो पाया जाता है, वृषण कोश में जो तापमान जो होता है वो क्या कहता है? शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है? वह कम रखता है। यानी वृषण कोश हमारे शरीर के तापमान से, ठीक है, वृषण के तापमान को क्या करता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने का काम करता है। ठीक है, उसका कहा जाता है प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण में क्या होते हैं? 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहा जाता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए अच्छे से। चलिए अब फिगर के बारे में कुछ हम लोग क्या कहते हैं? डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या था? वृषण का फिगर था ना। अब वृषण के फिगर के बारे में कुछ जानते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो देख रहे हो ना आप लोग, जो इसको देख रहे हो, ये इसे कहा जाता है शीशन मुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशन मुंड, जिसके द्वारा क्या होता है? मूत्राशय शरीर से बाहर निकलता है। शीशन मुंड के द्वारा क्या होता है? मूत्राशय शरीर से बाहर निकलता है। यहां से क्या होता है कि मूत्राशय जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मूत्राशय जो होता है ना, यहां पर जमा रहता है। मूत्राशय क्या रहता है? यहां पर जमा रहता है। यानी यहां पर देखा जाए, इसमें क्या है? मूत्राशय भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? मूत्राशय। पूरी तरह से इसमें जल के रूप में क्या है? मूत्राशय भरा रहता है। ठीक है, अब ये जो आप लोग देख रहे हो, यहां से जो एक नली बना हुआ है ना, ये जो नली है, ठीक है, इस नली से होकर क्या होता है? मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो बना हुआ है ना, इसे कहा जाता है शुक्राशय। इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय। और ये जो आप लोग नली देख रहे हो, ये बड़ी सा जो ये नली जो हम बनाए हैं ना, ये नली, इसको शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्राणुओं के आने जाने की रास्ता होती है, और इससे कहा जाता है मूत्र मार्ग। इसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसके क्या होता है? मूत्र इससे होते हुए क्या होता है? बाहर निकलता है, और मुंड से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या डिस्कस किए आज? पुरुष जनन तंत्र के पहला टॉपिक था, जो हम आप लोग को कल पढ़ाए भी थे, प्राथमिक अंग के बारे में, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि, और उसी में एक हम लोग को जाना बाह्य जननेंद्रिया। जो बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत हम लोग किसका डिस्कस करेंगे? बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके? पेनिस के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो आप लोग इसके अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
ये आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि वृषण का नामांकित चित्र बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये जो फिगर है, ये जो आप लोग का जो फिगर है, ये जो फिगर बना है, ये टोटल ये फिगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।